सो हेलो एवरीवन, आई एन टी सिटी दिस साइड। काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है बिकॉज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। तो आज बात करेंगे एफ आई एस के एलोकेशन के बारे में और एफ आई आई किस तरह से यहाँ पर इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल कर दिया है और कितना करेंगे। तो बस मैं आज आपको सिर्फ एक सेक्टर के बारे में बात करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये वाली भी वीडियो लंबी हो सकती है। स्टिल मैं थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ कि यहाँ पर आईटी सेक्टर में एक्यूमुलेशन किस तरह से हुआ था एक समय पे। देखो, 1996 से आपका ये 1997 के समय पे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। एक साल के दौरान यहाँ पर आईटी सेक्टर आपका आया और यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, अभी इस एक साल का तो डेटा नहीं है बट 2002 तक का डेटा है कि 1996 से 1991 से 2002 तक के अगर इंडियन आईटी सेक्टर की बात करी जाए कि इसमें एफआईआई का इनफ्लो कितना आया है, तो आप यहाँ से मान के चलो लगभग लगभग इसमें 1.4 बिलियन का आया था। और आप ये देख के चलो कि ये 1996 से 1997 में कितना आया रहा होगा उस टाइम पे। अगर हम मोटा मोटी मतलब ऑन एन एवरेज मान के चले कि 1 बिलियन आया होगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ, फिर भी मान लेते हैं $1 बिलियन आया होगा, क्योंकि सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ। अभी तुम ये देखो कि इस एक साल में इनको कितना रिटर्न मिल गया, इस एक साल में जो उन्होंने पैसे डाले उस पे। ठीक है, मान लेते हैं इस प्राइस पे इन्होंने $1 बिलियन डाले हुए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको मार्क करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर कितना ऊपर गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो उनका 1 बिलियन यहाँ पर सीधा सीधा $74 बिलियन हो गया। ठीक है, और आप लोग अगर ये चीज समझ पा रहे हो कि ये उस समय पर कितना ज्यादा एक अपमूव था, कितना ज्यादा उनका एक वेल्थ क्रिएशन हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने सेलिंग करी। ठीक है, यहाँ पर भी काफी एफआई की सेलिंग हुई थी। ठीक है, सेम ही सिनेरियो इस समय पर यहाँ पर भी नजर आता है जब आईटी सेक्टर में इतना बड़ा यहाँ पर रन अप आया है, इतने एक्यूमुलेशंस में, इतना नीचे के प्राइस पे उनके पास है। उनकी बाइंग काफी लोअर लेवल पे होती है, तो उनके पास ना जो उन्होंने 1 बिलियन डाला था वो 74 बिलियन हो गया। तो आप ये सोचो कि उनके पैसे का कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अभी वहां का 1 बिलियन इस समय पे कितना है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 364 बिलियन। तो ये सारी चीजें आपको देख के क्या लगता है कि उन्होंने बस ऐसे ही मतलब सेल कर दिया, पूरा इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लेंगे? ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट और इंडियन आईटी सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर के ऊपर इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ बिकॉज आईटी सेक्टर जो है आपका, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत ही बड़े चेंज से गुजर रहा है। हम बहुत ही लेट रहे पूरी की पूरी एआई जर्नी में, पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही थी बट हम काफी स्लो रहे हैं इसमें। बट धीरे धीरे हम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इंडियन आईटी सेक्टर जब वहां पर पहुंच रहा है तो यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और उस टाइम पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें वापस से एक चीप वैल्यूएशन पर माल उठाने का मौका मिले। उनको अगर माल उठाना है तो वो कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा चीप, जितना चीप उठा सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से वो ट्रेंड लाइन वगैरह कॉन्सेप्ट बताया था कि कहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। तो वो ठीक है, तो वो भी यही चाहते हैं कि सबसे सस्ता यहाँ पे ले, क्योंकि आने वाले 10-12 साल में जब चार्ट आपका कुछ मान के चलते हैं, चार्ट आपको कुछ इस तरह का होके ऐसा हो जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं तो उनके पास यहाँ की बाइंग हो, फिर हम ये बात करें कि यहाँ पर उन्होंने खरीदा था और अब वो बेच रहे हैं, तो इतना बेच रहे हैं जब लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे फिर सोचेंगे भाई एफआई कितना बेच रहे हैं। बट ये भी तो देखो कि उनका ₹1 ₹364 हो जाता है, ₹1 उनका ₹74 हो जाता है। तो उनकी जो प्राइस मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा था उसकी तो वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है,
और ऐसा तो है नहीं कि उनका खुद का पैसा होता है, उनका क्लाइंट का पैसा होता है और उनको लगातार ग्रोथ दिखानी है। जो ये आर्टिकल्स आते हैं, जो ये काफ़ी सारे मतलब ग्रोथ के नंबर्स आते हैं अलग अलग इकोनॉमी के, ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि जो हमारे आपके ऐसे लोग हैं बाहर के देशों में और ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो वो देखते हैं कि इस देश में ये यहाँ पर ये हो रहा है, तो फिर वो अपने जिस भी फंड को उन्होंने पैसे दिए हैं वो वहाँ पर उस तरह के फंड में पैसे डालते हैं कि जो कि उस स्पेसिफिक कंट्री में उस स्पेसिफिक डोमेन में इस सेक्टर में पैसे डाल रही है। और ऐसा होता है जब, तो फिर कहीं ना कहीं से पैसा तो उन्हें निकालना पड़ेगा उनका, जो ऑलरेडी उन्होंने लगा रखा था, है ना? तो कोई उनकी अफवाह की दुश्मनी नहीं है हमसे। थोड़ी बहुत डीप स्टेट वगैरह की चीजें होती हैं कि वो इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत वो सब होता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन अगर मेजरली एफआईएस की बात करें तो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं होता है। आप ये देखो कि उनके प्राइस की, जो उन्होंने यहाँ पर परचेजिंग करी, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई, आप ये भी तो देखो, है ना? यहाँ पर आपका 7,644% का रिटर्न है। उसके बाद तो ये तो बस एक मतलब रैली थी, उसके बाद 14 साल का कंसोलिडेशन आया, उसके बाद फिर एक बड़ा बूम आया है। ये 2017-18 से अच्छा मूव आना चालू हो गया। तो ये एक समय था, ठीक है? हमेशा एक जैसा समय नहीं होता है। इस वजह से कभी भी किसी भी सेक्टर में एकदम टॉप पर या फिर एक जब रैली चालू हो गई हो, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना चाहिए। आप, पैसे बन रहे हैं आपके, डिफेंस में लोगों ने पैसा बनाया किस तरह से कि पैसे 2 गुना 3 गुना हुए, बट स्टॉक्स नहीं बेचे, आज वो स्टॉक्स 40% 50% डाउन है आपके। तो वो सारी चीजें हैं, आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेरा ये छोटा सा मतलब एक ऑब्जर्वेशन था जो कि मैं बताना चाहता था कि उनका कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ है, और उसके बाद वो जब सेलिंग कर रहे हैं आपको, फिर मैं अगर देखूं 2024 से, कि 2024 से 2026 तक कितना बेच दिया उन्होंने, ठीक है? अभी हम ये देखते हैं, मैं गूगल कर रहा हूँ। as have sold, क्योंकि 2024 के ही अराउंड हमारा मार्केट टॉप लगाया था, और 2026 चल रहा है, अपने को लगा 2026 भी ऑल राउंड पूरा पूरा झेल ही जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल सेलिंग वगैरह होगी, तो उनकी सेलिंग में भी हम गिरेंगे, बट हम उतना नहीं गिरेंगे जितना वो गिरेंगे। और फिर जब वो कंसोलिडेशन में जाएंगे, क्योंकि आप देखो ये जब फॉल आता है उसके बाद फिर मार्केट उनकी, कोई भी मार्केट हो, कंसोलिडेशन में जाती है, तो ये वाला जो पैसा होगा ना कंसोलिडेशन में, कहाँ किसका पैसा बन रहा है? तो उस समय पर हमारे ऐसी इकोनॉमी जो होती है वहां पर पैसे रोटेट होते हैं। तो ये चीजें हैं, ऐसा है कि हमारा भी समय आने वाला है बढ़िया, ठीक है? तो ये एक बात है। अभी 2024 से 2026 तक अगर हम देखा जाए तो इन्होंने कितना बेचा है डॉलर में देखते हैं। 45 बिलियन डॉलर, ठीक है? और सिर्फ मैंने अभी आईटी सेक्टर का आपको बताया कि आईटी सेक्टर में उनका पैसा 1 बिलियन डॉलर तक कितना हो गया, और ये तो पूरे के पूरे मार्केट की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 45 बिलियन डॉलर को उन्होंने बेचा है। फिर वो लार्ज कैप हो, अलग अलग सारे सेक्टर होंगे, कितने सेक्टर हैं, ठीक है? अब हर सेक्टर में सेम कहानी है, हर सेक्टर में पैसा बना है, और बहुत पैसा बना है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि एफआई, ये तो मतलब आपको पता ही होगा कि एफआई बेच रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एफआई बेच रहा है, बट एफआई खरीद भी रहा है। कभी भी डेटा देखोगे आप, उसमें लिखा होता है कि उन्होंने आज इतने की बाइंग करी, मान लेते हैं आज 6,000 करोड़ की बाइंग करी और 7,800 करोड़ की सेलिंग करी, तो आपको नेट लिख के आ जाता है कि एफआई ने 1,800 करोड़ की सेलिंग करी। बट जो 6,000 करोड़ उन्होंने आज डाले हैं वो एफआईआईज हैं। उन्होंने अगर 6,000 करोड़ अगर आज डाले हैं, तो उन्होंने किसी लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से डाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया से प्योरली एग्जिट दिख रहा है। अगर एग्जिट उनको दिख रहा होता तो फिर वो सीधा 6,000 7,000 करोड़ की सेलिंग होती, उसमें बाइंग का फिगर बहुत ही नेग्लेजिबल होता, बहुत ही नेग्लेजिबल। और ऐसा नहीं होता, फिर जब सेलिंग का पैटर्न ऐसा होता ना कि वो कुछ दिन सेलिंग करते फिर कुछ दिन बाइंग करते, बट बाइंग की वैल्यू कम होती, वो फिर मतलब एक तरह का लोअर लो, आप समझ रहे हो अगर आपको इतनी समझ है। क्योंकि एग्जिट अगर उनको देना है तो वहां पर किसी को एक माल चपकाना भी है, एक मतलब एकदम ऐसा तो बेच नहीं सकते कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाए, फिर कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। लेकिन अगर उनको बेचना होता तो वो लोअर सर्किट भी लगा देते इंडेक्स में,
वो उस तरह का बेच नहीं रहे हैं, वो बस फंड का पूरा बस रोटेशन चल रहा है। उस फंड रोटेशन को आपको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और आपको यहाँ पर अपनी इकोनॉमी पे ट्रस्ट रखना चाहिए। और इकोनॉमी पर ट्रस्ट रखने के साथ साथ आपको अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट रखना चाहिए। इकोनॉमी तो मान लेते हैं कि कभी कभी खराब भी चली जाती है, लेकिन उस इकोनॉमी जब इकोनॉमी का चक्का खराब होगा ना, उस समय पर भी तुम्हें एक दो सेक्टर ऐसे मिलेंगे जो आउट परफॉर्म कर रहे हों। अभी अगर मान लेते हैं कि पूरी की पूरी इंडियन मार्केट खराब करने लगती है, तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर अच्छा कर सकता है फिर भी। मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ। एफएमसीजी अच्छा कर सकता है आपका, क्योंकि एफएमसीजी आपका काफी बड़ा रनअप दे चुका है, उसके बाद इतने साल से चला ही नहीं है ना। आप एफएमसीजी का अगर इंडेक्स देखो तो ऑलरेडी पिटा हुआ है। अच्छा खासा रनअप दिया 2024 तक, फिर उसके बाद पिटा हुआ है और 50 के नीचे आ गया है। अब जब जब इसके नीचे आया है, किस तरह से रनअप दिया हूँ मैंने आपको बताया हुआ है। तो सेम तरह की कहानी फिर से नजर आती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एफएमसीजी वगैरह है, ये चल जाएगा। फार्मा चल सकता है, केमिकल चल सकता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि इकोनॉमी कब किस तरह से जा रही है, कब किस तरह का डायरेक्शन है। वो मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। अभी भी आज भी समझाऊंगा कि अभी किस क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर चलने चाहिए, क्या है अभी मार्केट रिव्यू क्या है, वो भी बात करेंगे अभी। लेकिन पहले तो मुझे आपको बस ये बताना था कि एफआई जो बेच रहा है उसके साथ साथ एफआई बाय भी कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां पर वो बाइंग करते हैं, आपको वो सेक्टर्स देखने चाहिए। जैसे कि मेरे को कुछ स्टॉक्स के नाम याद हैं, तो मैं बहुत शुरू से ट्रैक करता और मैं बहुत शुरू से अपने कम्युनिटी में बताता भी आ रहा हूँ। जैसे आईओएल सीपीएस में अ, बहुत ही स्ट्रांग बाइंग हुई है, ठीक है। और एक और है रेन इंडस्ट्रीज, इसमें भी एफआईएस की एक्यूमुलेशन चल रही है अच्छी खासी। ये टी बॉक्स, वैसे तो ये सारे के सारे अभी आपको लग रहा होगा कि भागे हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो भाग गए हैं बस इतना ही भागना था। अभी आपने देखा कि एफआई कितना अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही ये रुक जाएंगे। जब इनमें दोबारा से एक नेक्स्ट अपलेग चालू होगा तो ये दोबारा चलेंगे। ये फ्यूचरिस्टिक थीम्स हैं और ये चलेंगे, ठीक है। आप मंथली चार्ट देख रहे हो, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है यहाँ। तो थोड़ा बहुत पॉज है बट फिर वापस से एक अपमूव आ जाएगा। आपको इन सेक्टर्स पे इस तरह से नजर रखनी है कि कौन सा सेक्टर कब कहाँ से चल रहा है, कब कहाँ पर। जैसे कि अभी एआई वगैरह की बात हो रही है, डेटा सेंटर की बात हो रही है, तो ये सेक्टर चल रहे हैं। एरोफ्लेक्स चल रहा है आपका। एरोफ्लेक्स क्या करता है, आपका कूलिंग का काम है उनका, ठीक है। डेटा सेंटर है, उनको कूल करना होता है। तो ये बिजनेस क्या आपको लगता है कि ठप हो जाएंगे? इनमें एफआईएस की एक्यूमुलेशन है, तो एफआईएस सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बनाना होता है कि उनको 200 का 400 कर लिया, डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, नहीं। वो अगर एंट्री करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा गेन लेके निकलना होता है। अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, लेकिन जो मेजरली जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, आपको ही पता है कि वो जो होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े समय तक इन्वेस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा व्यू लेके चलते हैं। और उनको पता होता है कि ये सेक्टर इस तरह से ग्रो कर रहा है तो इसका अंत का है। मतलब उनको पता है कि ABCD अगर शुरू हुई है तो Z तक जाएगी। और कौन सी स्टोरी में ABCD है, कहाँ पे हमें सिर्फ एक वर्ड बना के आ जाना है, और कहाँ पे पूरे सारे के सारे 26 अल्फाबेट लिखने हैं, मतलब कि पूरी की पूरी स्टोरी तक कवर करनी है, वो उनके एनालिसिस होती है। तो आपको, अगर आप ट्रेडर हो, तो एफआई के जहां पर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है, वो आपको देखने के लिए सिर्फ सीधा सीधा आपको जाना है स्टेज टू स्टॉक्स पे। वो आपको पता चल जाएगा। जो बड़े बड़े रेंज के ब्रेकआउट हो रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंजीनियर्स इंडिया, मैंने अभी आपको ये दिखाता हूँ। अभी जैसे ये है, ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया, अभी आपका ये बड़े रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है इसमें, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पे स्टॉक खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब ये स्टॉक निकलते हैं तो फिर एकदम एक तरफा फटते हैं। फिर आपको मैं और भी कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। रेजिन, ठीक है। ये एग्जांपल तो ऐसे हैं जो कि अभी फॉर्मेशन हो रहा है, और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि हो चुका था और फटे हुए हैं अच्छा खासा। ये देखो। और एक है इंडियन होटल, आज मैं देख रहा था।
ये देखिए आपका जो है 2022-23 में इसमें ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे आया 2022-23 के अराउंड में। यहाँ पर इसमें अच्छा खासा मूव बनना चालू हुआ 2021 में आया एक्चुअली। अब आप यहाँ पर ये देखो कि कितना स्ट्रांग अप मूव आया मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद। पैसा यहाँ पे 6 गुना ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो 500% अगर स्टॉक भाग चुका है यहाँ से और अभी भी मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे रुक ही जाए, हो सकता है अभी वापस से कंटिन्यूशन में अपना चलने लगे ये। तो ये धीरे धीरे अच्छे खासे अप मूव में बदल जाते हैं स्टॉक्स। ठीक है, जीएमडीसी भी है आपका, संदुमा भी है आपका। संदुमा अगर आप बीएससी पे जाके चेक करोगे, ये देखो, ये आपका स्टॉक 20-30 रुपए का स्टॉक है आपका। अभी ये 200-300 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स हैं आपके जो काफी अच्छा खासा रनअप दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको देखना है कि किस तरह से मल्टीपल ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहाँ पर एफआई का एक्यूमुलेशन है, कहाँ पर बाइंग हो रही है। अभी जैसे कि एक ये स्टॉक है साक्सॉफ्ट। ठीक है, ये इनका शायद आईओटी का बिजनेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इतना मुझे याद है। काफी पहले इसके बिजनेस के बारे में मैंने पढ़ा था। तो इसमें एक समय पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था जब 2020 के कोविड के बाद यहाँ पर आया था। तो इसमें ये स्टॉक आपका काफी बड़ा रनअप देता हुआ नजर आया था। ठीक है, 1100-1200% का। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो आप अभी जब मान लेते हैं हम बुल रन की कगार पे खड़े हैं, तो हमें स्टॉक्स को इस तरह से नजर में रखना है कि कौन से स्टॉक्स में स्ट्रांग एक्यूमुलेशन हुआ है, कहाँ पर स्ट्रांग बाइंग हुई है, कहाँ पर स्ट्रांग सेक्टर्स हैं। अभी काफी सारे लोग फंसे होते हैं लार्ज कैप में, ले लिया ये ले लिया वो ले लिया, डिफेंस ले लिया हमने पिछली बार चला था यार, आरवीएनएल लेके बैठे हैं, इरकॉन लेके बैठे भाई। जब उनको चलना था आरवीएनएल, एक समय था जब उसका भी एक ब्रेकआउट हुआ था मल्टी ईयर। वैसे बहुत ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम का नहीं था, रिसेंटली लिस्टेड थे उस समय पे ये सारे स्टॉक्स रेलवे के। बट इनका भी एक समय था। ठीक है, तो अभी ये अपने समय के बाद अब एक ऐसे समय में जाएंगे जब यहाँ पर सेलिंग स्टेज 4 कंप्लीट होगी, फिर स्टेज 1 वापस से चालू होगा, फिर धीरे धीरे करके फिर एक 4-5 साल बाद दोबारा से इनका जब भी समय आए, 5 साल मिनिमम या 10 साल 20 साल लग जाता है। आपको पता है किस तरह से समय लगता है। ठीक है, आईटी सेक्टर भागा, उसके बाद 14 साल का समय लगा उसको वापस से दोबारा एक नया हाई वगैरह बनाने में। तो फिर ये है कि आपको स्टॉक्स तब पकड़ने हैं जब यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, ना कि यहाँ पर आप एंट्री कर ली और फिर आप सोच रहे हो कि लेके बैठे रहते हैं यार चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे ले रहे हो, मेरे को क्या पता है कि हो सकता है ये 900 रुपये 1000 रुपये चला जाता है ना। सेम आपका भी डाउट होगा। तो ऐसे समय पे बस ट्रेड करो भाई। अभी अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है सही समय पर, सही गाइडेंस पहुंच रही है, तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है कि यहाँ वाले स्टॉक को पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो और इनको ट्रेड करो। इनमें शुरू से बने रहोगे तो तुम अपवर्ड एवरेज कर पाओगे। अ, अगर तुम्हारा इस स्टॉक, क्योंकि हर स्टॉक को ट्रेड करने का ना उसको नेचर समझना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक किस तरह का नेचर है। जैसे जी शिपिंग स्टॉक है, इसके मूव पर मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्टॉक है जब भी चलता है तो एक मतलब लगातार स्ट्रांग अपलेग में नहीं चलता है। इसमें अगर मूव मिल रहा है मेरे को, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन 5 दिन मैं इसको होल्ड करता हूँ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग अप मूव, वरना इंट्राडे इंट्राडे में मैं इसको काट देता हूँ। अभी भी मैं इसमें बहुत ज्यादा लंबे स्विंग्स इसमें प्लान नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि इस स्टॉक का नेचर कैसा है। हर स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है, काफी सारे धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट मूवर स्टॉक होंगे, जो सबसे जल्दी पैसा बनाएंगे ना, वो आपको कभी भी इस तरह से मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। इवन तो जी शिपिंग अच्छी कंपनी है, लेकिन जो फास्ट मूवर स्टॉक होते हैं, जैसे कि आपका मैं दिखाता हूँ अभी रिसेंट एग्जांपल है यूनिवर्सल केबल्स। ये देखो, ये जो अपमूव है ना, ये स्ट्रांग अपमूव होता है। एक और दिखाता हूँ, विंध्या टेलीलिंक्स। ये देखो, इस तरह का अपमूव होता है, तेजी से ऊपर जाते हैं स्टॉक्स, ना कि धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बना रहे हैं। क्योंकि आपको अगर चार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, चार्ट में अगर आपको इस तरह का मूव दिख रहा है ना, तो ये बायर की अर्जेंसी है। ठीक है, लेकिन
अगर आपको चार्ट में इस तरह का मूव दिख रहा है, धीरे धीरे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये मान के चलो कि यार इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, इसमें लगातार बाइंग नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ बाइंग होती तो स्टॉक में सीधा अप मूव होता, रॉकेट की तरह भागता। लेकिन ये जो धीरे धीरे भागते हैं ना, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, ओसवाल पंप्स। देखो कैसा भाग रहा है ये, रॉकेट की तरह भाग रहा है, नहीं, ये धीरे धीरे आपका जो है, धीरे धीरे। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अभी करंट एग्जांपल थोड़े से दिखाता हूँ। ये सन और फार्मा, जब तक यहाँ पर ऐसा चला तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अब जाके इसमें मूव थोड़े शार्प हुए हैं। अब यहाँ से ये जो है, ये वाला मूव होता है ट्रेडेबल। जब तक इस तरह का मूव है, ऐसे स्टॉक्स होते हैं काफी ज्यादा फंसा देते हैं आपको। बेल राइज है आपका इस तरह का, चौपीसा, ठीक है, ये जो है ये धीरे धीरे आपकी मूव कर रहे हैं। ये इस तरह का मूव जो होता है ना, ये आपको काफी चौपी बिहेवियर देगा। ये आपको कई बार डिस्ट्रीब्यूशन में भी डाल देगा, कई बार आपको गिरा देगा, काफी ज्यादा नीचे तक पहुंचा देगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। आईटीसी होटल्स था आपका इसी तरह का। ये देखो, शुरू में स्ट्रोक में अच्छा मूव था, बट यहाँ पर फिर धीरे धीरे ये देखो, ये जो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कर देख रहे शिफ्ट होने लगता है, तो ये चीज ना थोड़ी सी आपको दिक्कत देगी। ये चीज आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे ट्रेडिंग में, तो आपको समझ में आएगी कि ये किस तरह से दिक्कत देती है मार्केट में। तो कभी भी स्टॉक्स में आपको एंट्री करनी है तो ये चीज ध्यान दो कि स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं चल रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ ड्रेजिंग का एग्जांपल, कि ड्रेजिंग में अभी फिलहाल के लिए मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बोला था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए लोग आने वाले समय में पागल होंगे, और उसके बाद फिर अच्छा इसमें मूव भी बना था। लेकिन अभी ड्रेजिंग में आप देखो, यहाँ पर ये जो जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा मंथली भी जाके देखोगे तो ये बहुत ही चौपी जोन है। यहाँ पर ट्रेड करने से मेरे को बचना चाहिए, या आपको भी बचना चाहिए, बिकॉज ये अभी चौपी सा जोन है। यहाँ पर आपको बाइंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साथ में दिख रहा है। अब यहाँ पर बायर या सेलर दोनों में से जो भी जीतेंगे उस साइड मूव कर जाएगा। लेकिन जब इस तरह की लड़ाई हो रही हो ना, कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन लड़ाई कर रहा है बाइंग साइड के लिए, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, तो इस टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हंट होते हैं। आपने एंट्री करी और सेलर ने बोला कि आज हम बताते हैं तुमको, तो भाई सेलर वहां पे बेचेगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, फिर बायर कहेगा हम बताते हैं, तो फिर तुम कहोगे यार स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर चला गया। अभी जैसे हुआ था त्रिवेणी टरबाइन में, इसमें तो मेरा स्टॉप लॉस गया है। तो ये वाली जो कैंडल थी, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा मतलब शार्प रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसमें मेरे को स्टॉप लॉस मेरा इसमें गया। तो ये जो है ना, ये अभी जो जोन है, ये बहुत ज्यादा पैथेटिक जोन होते हैं। जब ये एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड सॉरी सप्लाई जोन पे पहुंच जाते हैं ना, सबसे पैथेटिक जोन होता है ट्रेड करने के लिए। इसमें मेरी ये गलती थी कि मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए। जब भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे हो ना, तो उस समय पे ट्रेड्स में अगर ट्रेड वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, तो उस समय पे ट्रेड से ना थोड़ा सा बचो, थोड़ा सा मतलब कि अवॉइड कर सकते हो। या फिर उस समय पर ब्रेकआउट्स को बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मार्केट थोड़ा सा भी डामाडोल दिख रहा है, तो ब्रेकआउट को मत ट्रेड करो उस टाइम पे। उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए कि सपोर्ट जोन पे, जैसे कि अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना है छोटे रेंज से स्टॉप लॉस से, तो वो आप कर सकते हो, वो यहाँ पर वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करने जाओगे वो सप्लाई पे, वो भी तो सेलर अपनी पावर दिखाएगा। तो ये मुझे आपको बताना था। तो बात कर ली हमने कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बात कर ली। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे इंडेक्स के ऊपर, कि इंडेक्स पे क्या व्यू है। और उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि कोई डाउट वगैरह भी है क्या। तो अभी तक कोई ऐसे डाउट नहीं नजर आ रहे हैं। तो अभी मार्केट के ऊपर जो व्यू है उस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने अपने कम्युनिटी में ऑलरेडी बता रखा है, बट वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था, तो अभी आज आपको वीडियो के तहत भी बता देता हूँ। जब मैंने इसका वीकली चार्ट देखा था और जब मैं घर आया था, तो पहले ही मैंने देखा तो यहाँ पर ये जो चार्ट था ना, ये थोड़ा सा मेरे को चौपी लग रहा था। उस समय पर यहाँ पर कहीं पे था, क्लोजिंग नहीं हुई थी, 3 दिन पहले की बात है। तो ये इस तरह का था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो ये कैश मार्केट है, कुछ समय यहाँ पे पॉज ले सकता है या फिर सेलिंग कर सकता है, और वीकली कैंडल यहाँ पर चौपी बना सकता है या फिर बेरिश बना सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है कि कैश मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ी सी बेरिश सी कैंडल बना दी है, इनडिसेंट सी कैंडल बना दी है। तो ये बेरिश है थोड़ी सी,
तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन मैंने बोला है कि अपनी कम्युनिटी में मंथली ब्रेकआउट जब तक ना हो जाए, इस चार्ट का मंथली ब्रेकआउट कंफर्म ना हो जाए, मंथली क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर ना हो जाए और उसका हाई अगली मंथ की कैंडल में ब्रेक ना हो जाए, तब तक आपको कैश मार्केट में स्विंग नहीं करना है। मतलब चाहे आपको जितनी लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, मैंने एक भी अपनी स्विंग की पोजीशन इनिशिएट नहीं करी। त्रिवेणी टरबाइन था, उसको भी मैंने इंट्राडे में काटा। अ, आपका त्रिवेणी टरबाइन हो गया, और उसके पहले भी अभी कुछ स्टॉक्स लिए थे मैंने, तो जिसमें भी प्रॉफिट भी हुआ है तो उनमें भी मैंने इंट्राडे में काटा, भले अगले दिन वो स्टॉक ऊपर जाता है। उस टाइम पहले मैं वहां पे था, बाहर था, तो जब मैं आ रहा था ट्रेन में था तो मैंने वहां पर से ईआईएल में एंट्री ली थी, ठीक है। अभी ईआईएल में मैंने एंट्री ली और मेरे को पता है कि काफी अच्छा स्टॉक है, यहाँ से अप मूव आना चाहिए और अभी भी इसमें काफी चांसेस हैं कि अप मूव आएगा। लेकिन मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे 230 रुपए के आसपास, 230-33 रुपए के आसपास मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि मेरे को पता है कि कैश मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है। अभी मान के चलो मंडे को गैप डाउन होता है तो ये चीज अगर पूरा का पूरा लीक हो गया तो पूरा का पूरा सेटअप खराब कर देगा, मंथली स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वीकली स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा कि मतलब मैंने एंट्री करी और फिर प्रॉफिट जो है वो भी मतलब बुक नहीं किए। ऐसा तो है नहीं कि बुल रन एक हफ्ते का आएगा, बुल रन आएगा, मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलेगी, अच्छा फिर चलेगा कुछ, एक साल तो मिनिमम चलेगा, है ना। तो उसमें अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ स्विंग के गेंस आप लोग भी अवॉइड करो, स्विंग मत करो। मेरा तो यही मानना है, अगर आप करते भी हो तो थोड़ा छोटी क्वांटिटी से करना, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बट मेरा जो व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी स्विंग मतलब मेरे हिसाब से तो 100% अवॉइड है कि स्विंग मत करो। इंट्राडे कर लो, बीटीएसटी अगर करते हो तो थोड़ी मतलब हाफ क्वांटिटी से कर लो, इतना चलता है। लेकिन स्विंग मत करो, बिल्कुल भी मत करो, स्विंग वर्क नहीं करेगा, आपका ब्रेकआउट आपका होगा अगले दिन फेल हो जाएगा। अभी ट्रैक वायर का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। होता क्या है कि एक दिन आपका ब्रेकआउट देता है, अगले दिन ही कैंडल पूरी की पूरी खत्म। देख रहे हो ट्रैक वायर। एमटार आपको काफी समय से फंसा रहा है, डेटा पैटर्न्स में इतना अच्छा चार्ट था बट वो फंसा रहा है, ठीक है। एमटार में तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है एमटार से, मतलब मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ एमटार में ट्रेड करना फिलहाल के लिए। एमटार में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और डेटा पैटर्न्स आपको मैं बता रहा था, डेटा पैटर्न्स अगर इसको अच्छा मूव करना होता तो अब तक ये कर चुका होता। डेटा पैटर्न्स भी मेरे को थोड़ा सा अभी चॉपी लगने लगा है। सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है बेलराइज वगैरह में, ओसवाल पंप्स में भी सेम सी चीज इसमें नजर आती है। इवन तो इसमें मंथली ब्रेकआउट है और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मूव आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें स्विंग पोजीशंस अवॉइड कर सकते हो जब तक मंथली क्लोजिंग कैश मार्केट की अच्छी नहीं जाती है। फिर इस स्टॉक की मंथली क्लोजिंग ये जैसे अभी ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यहाँ पर ये हाई पे क्लोज हो जाता है, तो फिर आप इसमें स्विंग वगैरह अपनी देख सकते हो। लेकिन अगर यही चीज मान लेते हैं मंथ एंड होते होते पूरा का पूरा स्क्वाड कर गया, तो आपने एंट्री ले ली है क्योंकि आपने मंथली ब्रेकआउट देखा था, लेकिन ये चीज अगर स्क्वाड कर गया ना तो फिर बहुत ही दिक्कत दे देगा, मतलब फिर आपका महीनों तक पैसा फंस सकता है अगर मंथली ब्रेकआउट फेल होते हैं ना। मेरे को याद है एक स्टॉक हुआ करता था, एफएमसीजी का स्टॉक था, नहीं बेवरेजेस का स्टॉक था, उसका नाम मेरे को यार एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है। काफी थोड़ा चौपी सा उसका बिहेवियर है। उसमें मैं बहुत ही अपने शुरुआती टाइम में मंथली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे फंस गया था। उसमें मेरे पैसे लगभग 6-7 महीने तक फंसे हुए थे। तो ऐसा हुआ है कि मंथली ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई दिक्कत है, कंपनी में दिक्कत है, मैं डेटा पैटर्न्स की फंडामेंटल्स को भी पढ़ा हुआ हूँ। और मेरे हिसाब से डेटा पैटर्न्स अवांटल और आपका ये एमटार वगैरह हैं, डेटा पैटर्न्स और अवांटल ये दोनों पे तो मेरा ज़्यादा ही नज़र है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए बिकॉज सैटेलाइट की जो समस्या है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब होने वाली है। इंडिया के जो पुराने सैटेलाइट्स थे जो कि दुश्मन देशों पे नज़र रखते थे, वो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, वर्क करना सही से मतलब खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा उनका, और सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली एक लॉन्च किया था तो वो लॉन्चिंग में फेलियर हो गया। और वहीं पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है, और चाइना से जो सपोर्ट मिल रहा है इस समय पाकिस्तान को, पाकिस्तान आज के टाइम पे दिल्ली की हर एक मॉनिटरिंग कर सकता है, जो भी मतलब दिल्ली में हल्का सा भी कुछ मूवमेंट हो रहा है वो मॉनिटर कर सकता है।
आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास इतने स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट्स आ चुके हैं, और हमारे जो सैटेलाइट्स हैं शायद 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि दिक्कत में है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा मैंने कुछ देखा था। तब मैं भी तभी ट्रैवलिंग ही कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं उस ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को अभी बस याद आ गया। तो ये चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डेटा पैटर्न्स है, और आपका वांटेल है तो इनमें सैटेलाइट वगैरह के लिए भी ये काम करते हैं। तो इनके पास ऑर्डर बुक आएगी, इनको काम मिलेगा। वीडियो वैसे शायद काफ़ी लंबी बन गई है। निफ्टी पे भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन पे नज़र रखना, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ट्रैप होने से बचो, थोड़ा सा महंगा खरीदोगे चलेगा। अभी निफ्टी है अच्छा, यहाँ पर आपका काफ़ी समय से क्लोज कर रहा है। 50 हमें को यहाँ पर इसने रिक्लेम किया है निफ्टी ने, काफ़ी अच्छी बात है। अभी मंडे को देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब निफ्टी पे बेयरिश तो नहीं हूँ यहाँ से। अगर पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट क्रैश भी करती है ना, तो हम थोड़ा बहुत जो गिरेंगे गिरेंगे, लेकिन वो बस मतलब शॉर्ट टर्म का होगा, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे मैंने बताया, वो जाएंगे साइडवेज में, बट अपन ऑलरेडी साइडवेज में टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन सब कर लिया हमने। तो हमारे लिए सिर्फ एक वन वे ही बच रहा है अपसाइड का। तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, मैं नए वीडियोस बनाता रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। आज तो मैंने बताया ही कि वो जो टीसीटी ग्रुप है वो तो अलग है, वो हमारे मेंबर्स के लिए ही है। उधर मैं ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जो दूसरा ग्रुप बनाया है डिस्कशन के लिए, वहाँ पर भी मैं अपनी एनालिसिस वगैरह थोड़ी बहुत पोस्ट करूँगा। जो भी मेरा व्यू होगा, हल्का फुल्का कोई डाउट होंगे, तो वहाँ पर हमारे टीसीटी ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल आप वहाँ पर फ्रीली डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइड करता रहूँगा मैं भी, और आप भी वहाँ पर जो भी अपने डाउट्स हैं, या फिर आपने आपके अपने लर्निंग ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी हैं, आप शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक अगर आपने देखा है, और जो भी आपको लर्निंग्स मिली है उसका आप यूज़ करें, और अच्छे से ट्रेड करें। और जो भी आपको कुछ अगर फीडबैक देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।